नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज अड्डा में और मैं हूं नीरज। आज हम लोग बातचीत करेंगे दक्षिण भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक के चुनावों की। चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी और उसके बाद ये तय होगा कि वहाँ कौन विजेता है। कर्नाटक के चुनावों को आमतौर पे चूंकि दक्षिण के राज्यों के चुनाव की बात जब चलती है तो उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि उधर की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इस तरीके से वाइब्रेंट एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के न्यूज़ में नहीं होती। लेकिन कर्नाटक क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जिससे समझना चाहिए। सत्तारूढ़ दल वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार चल रही है और पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2018 में तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे, लेकिन वो मैजिक फिगर से कुछ पीछे रह गए थे जिससे उनकी सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिल के सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार कुछ ही दिन में गिरी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। उस कहानी में बहुत डिटेल में नहीं जाते कि वो कैसे बनी, क्या बनी। महत्वपूर्ण ये है कि ये कर्नाटक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट किसी साउथ के स्टेट में सिर्फ कर्नाटक में ही है। बाकी राज्यों में अगर आप देखें, तमिलनाडु में देखें या आंध्रा में देखें, तेलंगाना में देखें, उसमें उतना ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं है। सरकार तो बहुत दूर की बात है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उनकी सरकार रही है और अभी भी है, तो ये उनके लिए रिपीट करना, जीतना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक मैसेजिंग के तौर पे होगा। दूसरी ओर जो उनके मेन कंटेंडर है, मेन अपोजिशन है कांग्रेस, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जंक्चर में कि वो वहाँ पे जीतें, क्योंकि अगर कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो उसके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई संजीवनी काम करेगी और जो इस समय देश में माहौल चल रहा है वो उसमें और गति दे पाएंगे और वो एक अपनी मैसेजिंग भी कर पाएंगे कि देखिए जीत की शुरुआत हमने फिर यहाँ से करी है। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर उनके लिए चुनाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पर हमारी भी दिलचस्पी है कि कर्नाटक को समझना चाहिए। तीसरा दल वहाँ पे जनता दल सेकुलर या जिसको जेडीएस कहते हैं। जेडीएस एक ऐसा प्लेयर है जो कई बार किंग मेकर की भूमिका में आते हैं और उनके बिना जैसे लगता है कि इस चुनाव में भी क्या होगा पता नहीं, कहना किसके साथ वो जाएंगे, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो एक बहुत ही अहम किरदार उस पॉलिटिक्स के हैं और उनका भी बहुत महत्व है। अब वो चुनाव के बाद क्या होता है ये एक अलग चीज़ होगी, तो इसलिए इस राज्य के चुनाव को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चौथे प्लेयर के तौर पर बीच में जिक्र आएगा कि आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने या क्या करने के लिए वहाँ गए हैं, वो एक इशू है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज किनके साथ हम चर्चा करेंगे उनसे आपको मैं परिचय कराता हूँ। हमारे विशेष मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, जो खुद बंगलुरु में रहते हैं और वहाँ की राजनीति को बड़े करीब से हमें समझाएंगे कि क्या चल रहा है। साथ ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश की राजनीति पर बड़ी चर्चा करते हैं हम लोगों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास पाठक जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं। इनसे भी बातचीत होगी और ये भी समझेंगे कि क्या हो रहा है। और साथ ही जिन्होंने सर्वे भी कर रखा है, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ हैं, जिन्होंने न सिर्फ वहाँ पे लाइव ट्रैकिंग उनकी चल रही है, बीच बीच में उसके ट्रैकिंग के परिणाम भी हम लोगों को बताते रहते हैं कि इस समय ताज़ा तरीन मूड क्या चल रहा है। तो आप चारों लोगों से विस्तृत चर्चा हम लोग आज करेंगे। खालिद, मैं आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास आंकड़े होंगे, डेटा होंगे या अब तक का मूड आपने गेज जरूर किया होगा। तो बहुत सिंपल सा पहला हमारा सवाल है कि क्या चल रहा है इस समय, माहौल क्या है कर्नाटक का? देखिए, जो हमने सर्वे किया और हमारा जो सर्वे का है वो एक ट्रैकर है, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस आए तो उसमें 15-20 दिन में आपने सर्वे की, गए लोगों से बात की और चले आए। हमारा जो ट्रैकर लगातार वो चलता है और जो सिचुएशन हम जब कहीं पे किसी भी स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं उससे 6 महीने से 8 महीने पहले से ज़्यादा इंटेंसिवली जो है हम उस पर नज़र रखने लगते हैं। तो कर्नाटक का जो मैं आपको बताऊं लबो-लबाब हमारे सर्वे का जो है पिछले 1 साल से जो हम ट्रैक कर रहे हैं सिचुएशन ये निकल के आती है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे सर्वे में तकरीबन 57% लोगों ने कहा कि वो मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं और उसे बदलना चाहते हैं।
तो 57% लोग अगर ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि वो नाराज़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, वहाँ के जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के MLAs MPs उनके खिलाफ भी हमें हमारे ट्रैकर में नाराज़गी साफ दिखाई दी। तो और कांग्रेस के फेवर में माहौल वहाँ पे निकल करके आया कि कांग्रेस यहाँ पे ये ऐसा स्टेट है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की, मैंने इस बात का भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र यहाँ पे खास तौर से किया कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने की सिचुएशन में आ सकती है एज ऑफ टुडे, आज के वक्त में। क्योंकि जो अगर हम देखेंगे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें तकरीबन उन्होंने 21 दिन यहाँ पे दिए थे, और हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी ट्रैक किया था कि वहाँ पे उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जिस स्टेट में जब वो घुसते हैं और जब वो निकलते हैं तो वो उनकी इंडिविजुअल अप्रूवल रेटिंग्स भी कैसी रहीं। तो उनकी इंडिविजुअल रेटिंग्स में भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया था कर्नाटका में। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी परेशानी का जो सबब वहाँ पे था सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को लेकर के पार्टी की इनफाइटिंग, तो उसको भी वो थोड़ा सा वहाँ पे जो है कम करने में कामयाब रहे थे, उसको इनफाइटिंग को उन्होंने कर्ब किया था। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो हमने ट्रैकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और जो ट्रैकर का डाटा है वो ये कहता है कि इन चुनावों में BJP के लिए काफ़ी परेशानी की बात है और कांग्रेस यहाँ पे सरकार में आ सकती है। यहाँ पे एक तीसरा पोल भी जो राजनीति का है, जो ओल्ड मैसूरू रीजन जिसे हम कहते हैं, जो सदर्न कर्नाटका है, वहाँ पे JDS बेसिकली का गढ़ माना जाता है। और ये ऐसा रीजन है जहाँ पे BJP 3rd नंबर पे रहती है, मेन फाइट JDS और कांग्रेस में भी रहती है। तो JDS ने यहाँ पे 2018 में काफ़ी अच्छा किया था। 2018 के अगर चुनावों के रिजल्ट को हम देखें तो JDS ने 37 सीटें तकरीबन जीती थी। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शंस आए थे तो जो JDS का वोटर था वो शिफ्ट हुआ था BJP की तरफ, और BJP को यहाँ पे 28 में से 25 सीटें यहाँ पे जीती थी। लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि वो वोटर जो JDS का BJP की तरफ गया था वो JDS की तरफ आ रहा है, लेकिन वो उतना नहीं आ पा रहा है कि कांग्रेस को वो इतना नीचे ले आए कि कांग्रेस मेजॉरिटी ना फॉर्म कर पाए आज की तारीख में। तो ये तीनों पार्टीज़ के नज़रिए से जो हमारा ट्रैकर वो दिखाता है कि कांग्रेस यहाँ पे आज की तारीख में डिसलॉज करने की पोजीशन में है BJP को। BJP के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में बहुत ज़्यादा है, 57% लोग वहाँ पे उससे नाराज़ हैं। और JDS जो है वहाँ पे जो उसने अपना ज़मीन जो लोकसभा चुनाव में खोई थी वो रिकवर तो कर रही है, लेकिन इतनी अभी तक आज की तारीख में इतनी रिकवर नहीं हो पा रही है कि वहाँ पे हंग असेंबली आ सके जिसमें कि JDS किंग मेकर की सिचुएशन में आ पाए। तो ये हमारे ट्रैकर की बेसिक जो है फाइंडिंग्स ये हैं नीरज भाई। अभी तक की है जिसमें कि JDS को भी मतलब एक झटका लग सकता है कि वो अब तक किंग मेकर होते थे, शायद इस बार ना हो। खैर हम लोग लोकसभा और विधानसभा का कंपैरिजन भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन विजय जी आप तो बंगलुरु में रहते हैं, बड़े करीब से वहाँ के देखते हैं, वहाँ के जनमानस में क्या चल रहा है इस समय? जैसे बहुत सारे इलाके भी किसी ने बताया कि बांट के देखना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, किसी ने ये कहा कि वहाँ की जो जाति व्यवस्था कॉम्प्लेक्स है कि वो यूपी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे है। क्या आपको क्या लग रहा है वहाँ क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जैसे कि खालिद भाई ने बताया कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जिस तरह के कैंपेन हमने देखा करप्शन को लेकर के, पेसीएम का कैंपेन एक चला था जाके पेटीएम की जगह पेसीएम का कैंपेन हुआ था, 40% कमीशन के करप्शन चार्जेस लगे थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन जो एक माहौल, जो एक नाराजगी लोगों के बीच में है, शायद विपक्ष के कोई भी दल उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार हैं, खुद उन पर ही इतने करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनके खिलाफ CBI की जांच चल रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए करप्शन के अगेंस्ट एक बड़ा कैंपेन खड़ा करना नामुमकिन सा हो रहा है। और बाकी रही बात JDS की, JDS ने लेट स्टार्ट किया क्योंकि उनका एक तो जोन वाइज जो है लिमिटेशन कि वे दक्षिण कर्नाटक तक ही सीमित हैं, और वहीं पर वे फोकस करना चाहते हैं कि 40-45 सीटों तक अगर वे आ जाते हैं तो वे किंग मेकर बन सकते हैं।
हालांकि आंकड़े इस समय कांग्रेस के फेवर में जरूर लग रहे हैं, लेकिन अभी 6 हफ्ते का समय है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहाँ पर दौरे करते आ रहे हैं और जिस तरह से वह यहाँ के जो कास्ट डायनेमिक्स है उसको समझने की कोशिश करके रणनीति बना रहे हैं, तो कुछ हद तक बीजेपी स्थिति सुधारने की कंडीशन में दिख रही है। तो मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से रिजर्वेशन की बात, आरक्षण की बात जो चल रही है जिसमें मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटा करके वोकलिगर्स और लिंगायत को दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है वोकलिगर्स और लिंगायत के सबसे बड़े नेता जो है वो BS येडियुरप्पा है और जिस तरह से बीजेपी उनको वापस अपने पूरे जो पॉलिटिकल कैंपेन और प्लान के सेंटर में रख रही है, साफ तौर से एक चीज दिखाता है कि वह लिंगायत वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां से उनको 60 से 65 सीटें जो कि लिंगायत डोमिनेंट एरियाज में हैं, आराम से उनकी किटी में आ सकती हैं। तो इसलिए हमने देखा कि भले ही एक तरीके से बनवास दिया गया था येडियुरप्पा को 2-3 साल के लिए, जहां वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा के साथ एक मंच पर दिखना भी नहीं चाहते थे, और आज अमित शाह हो गए या प्रधानमंत्री मोदी है, वे येडियुरप्पा के साथ मंच पर भी होते हैं और उनको उनके जो हाईलाइट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है अभी काफी आई वुड से मोल्टन, और थोड़ा समय लगेगा कि स्थिति किस तरह से स्पष्ट होगी, लेकिन मेरे अंदाज से बीजेपी शायद यहाँ से जो अभी आंकड़ा दिख रहा है सी वोटर का, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है और कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में। और तो विजय जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी वोटर ने मन नहीं बनाया है, अभी वो एसेस कर रहा है दोनों साइड में, देखेगा कहाँ। मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि जो कैंपेन राजनीतिक दल बना रहे हैं और जो एक वोटर की उम्मीदें हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। वोटर यहाँ पर कौन है? वोटर यहाँ पर मिडिल क्लास, बैंगलोर जैसे सिटी में जहाँ पे की 28 सीटें हैं, ये सेमी अर्बन एरियाज में जिस तरह से इन्फ्लेशन, जॉब कट्स और अन्य प्रॉब्लम्स है, कोई भी राजनीतिक दल उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक वोटर है उसके लिए एक इशूलेस इलेक्शन है कि जहां कुछ बड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि बीबीएमपी की करप्शन, जिसके की घोटालों की संख्या इतनी बड़ी है कॉरपोरेशन की कि आरोप लगते पर, लेकिन लोग उम्मीद खो चुके हैं कि अगर आज बीबीएमपी बीजेपी के कंट्रोल में है, कल अगर कांग्रेस के उसमें भी आएगी तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जो करप्शन का एक नेटवर्क बन गया है वह बहुत बड़ा है यहाँ पर अर्बन एरियाज में। तो इश्यूज जो वोटर चाहता है कि राजनीतिक दल एड्रेस करें, और जो राजनीतिक दल सिर्फ कास्ट इक्वेशंस पर ही डिवाइड करके ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और उम्मीद वोटर यही कर रहा है कि शायद कभी कोई उनके मुद्दों को लेकर के सुनेगा। आपको याद होगा कि जिस तरह से बाढ़ आई थी पिछले साल बैंगलोर में और लाखों लोगों के घर डूब गए थे, लेकिन अभी तक न किसी को कॉम्पनसेशन मिला है, न कोई इशू कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अगर ऐसी बरसात हो। मतलब आपको याद होगा कि पूरा आईटी कॉरिडोर 10 दिन के लिए बंद रह गया था, आईटी एक्सपोर्ट्स 10 दिन के लिए आईटी कंपनीज परेशान थी। तो इस तरह का जो एक रिड्रेसल जो लोग उम्मीद करते हैं, वैसा नहीं भी राजनीतिक दल ने कोई आश्वासन उस तरह का दिया नहीं। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या आपने उठा दी इसका तो कोई एड्रेस करता नहीं। पाठक जी, आप भी सर पड़ोसी राज्य में ही ज़्यादातर प्रवास कर रहे हैं आजकल, और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारे कन्नड़ वाले दोस्त लोग, मित्र लोग हैं, जनता है वहाँ के आम की, तो जैसे अभी विजय जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें उन्होंने गिवन अप कर दिया कि इसको तो कोई टच ही नहीं करेगा, और खाली साहब कह रहे हैं कि एक एज दिख रहा है कांग्रेस का, मूड लोगों ने बनाया कि अभी बीजेपी के जो करप्शन के सब तमाम आरोप हैं इनको बदलना है। लेकिन वहाँ पे कास्ट फैक्टर जिसकी तरफ इशारा भी अभी विजय गुरुवा ने किया कि जो लिंगायत है, वो का लिंगा है, उनको थोड़ा वोट वो भी दे दिया गया, रिजर्वेशन भी बढ़ा के दिया गया। तो जो क्या ऐसा है कि कास्ट का जो पूरा समीकरण है ये भ्रष्टाचार के ऊपर भारी पड़ेगा कि भाई तो दोनों उसी टाइप के, छोड़ो भी कास्ट पे आते हैं अपने को, क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह बहुत बार लगते रहते हैं। ये हम ना भूलें कि सबसे पॉपुलर बीजेपी की लीडर वहां BS येदियुरप्पा रहे हैं पिछले कई टाइम से, बहुत लंबे समय से, लेकिन उन पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
उससे उनकी पॉपुलैरिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, बीजेपी पहले से थोड़े वीकर विकेट पे हो सकती है कर्नाटका में। उसका कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा येदियुरप्पा भाजपा के इक्वेशंस में अब वहां नहीं है जहां वो हुआ करते थे। और इतने साल जब मैंने भाजपा कवर की और कर्नाटका भी कई बार गया, मैं आपको जहां तक मेरा अनुभव है बता सकता हूं कि लिंगायतों के जो नेता हैं वो येदियुरप्पा ही रहे। अब उनको चाहे आप कैंपेन में केंद्र में ले आए, लेकिन येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब से स्थिति अभी अलग है। दूसरी चीज, जहां कांग्रेस पूरे देश में पा रही है कि उसके लोकल लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या इररिलेवेंट हो जा रहे हैं, साइडलाइन हो रहे हैं, चाहे आप इनफाइटिंग की बात करें, लेकिन कर्नाटका में फिर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो है वो पावरफुल रीजनल लीडर्स हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लीडरशिप के क्वेश्चन पर कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले। उसके अलावा बीजेपी पावर में भी रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तीसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जैसे कि हिजाब के ऊपर जो पूरा पोलराइजेशन हुआ, उस पोलराइजेशन में कहीं एक तरफ हिंदुत्व की तरफ से आप एक प्रखर पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा रहता है कि जो एंटी बीजेपी वोट जो जहां बट सकता था वो कहीं अगर एक जगह केंद्रित हो गया तो उससे भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो मैं अभी मानता हूं ये बात कि 1 महीने से ऊपर बचा हुआ है, कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। ये भी मैं मानता हूं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करके जो लिंगायत और वोकालिका दोनों के लिए जो बढ़ाया है उसका थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन कुल जमा आज स्थिति यह है कि उस कर्नाटका में जहां पर बीजेपी येदियुरप्पा के नाम पर लड़ती थी, आज उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस कर्नाटका में जो है उसके पास एक नहीं दो रीजनल लीडर हैं, चाहे उनमें आपस में ईगो इश्यूज हो, वो एक डिफरेंट मैटर है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे अभी वक्त है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे शायद कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बीजेपी से लग रही है। बिल्कुल, ये तो ट्रैकर भी दिखा रहा है। तो पाठक जी, एक छोटा सवाल आपसे, आपने कहा कि मुस्लिम वोट पोलराइज हो सकता है, एक साइड में चला जाए वो, क्या इसका एंटी पोलराइजेशन भी हो सकता है? देखिए, एंटी पोलराइजेशन होने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए। एक टाइम पर हिजाब एक बड़ा मुद्दा बन गया था, कॉम्पिटिटिव मुद्दा बन गया था, लेकिन क्या वो उतना बड़ा हिंदुत्व मुद्दा है? क्या वो राम मंदिर है? शायद ना हो। तो मेरे हिसाब से उस पे पूरा हिंदू पोलराइजेशन इस चीज पर होना कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में क्यों क्लास जाएंगी, वो एक माहौल एक मोमेंट पर बन सकता है, लेकिन उसको आपको स्टेबल रखना के बहुत बड़ा इश्यू बन के चलता रहे, शायद उतना आसान ना हो उस चीज का। लेकिन ये जरूर है कि जो मुस्लिम वोटर है कर्नाटका का, उसमें संभावना है कि वो चाहे कि किस तरह भाजपा को इस बार हराया जाए। तो मेरे हिसाब से कर्नाटका में उतना बड़ा एज ट्रेडिशनली बीजेपी का नहीं है। कर्नाटका कोई गुजरात नहीं है, चाहे कर्नाटका में कई बार भाजपा जीती है, इसलिए थोड़ा सा अभी तक मुझे लगता है कि भाजपा के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति कर्नाटका में इस दिन तक तो लग रही है। बिल्कुल। अभय जी, आपका अनुशीलन क्या है? कन्नड़ लोग क्या चाह रहे हैं, और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये क्या इनका यूएसपी क्या सेल कर रही हैं आजकल? देखिए, खालिद भाई ने, ग्रोवर साहब ने और विकास जी ने जो विश्लेषण किया है, मैं मोटे तौर पर मैं सहमत हूं। मेरे ख्याल से सब लोग एक ही सी बात कह रहे हैं, थोड़ा बहुत जोर अलग है। जो बात इसमें से छूट गई है थोड़ी सी, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। वो बात यह है कि जब से येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्थिति से हटाया गया है और अमित शाह ने उनके खिलाफ एक वक्तव्य दिया था, आप सब लोगों को याद होगा, वो वक्तव्य काफी येदियुरप्पा की छवि के लिए बहुत नुकसानदेह था। लेकिन अब चूंकि भाजपा के खिलाफ वहां पे सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जिनको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं चुनाव शास्त्र की भाषा में, तो येदियुरप्पा को मजबूरी है वहां पे। लेकिन अमित शाह का येदियुरप्पा के लिए संदेश ये था कि वो हट जाए मैदान से और अपनी राजनीति की बागडोर अपने बेटे को थमा दें। तो येदियुरप्पा ने वो बात नहीं मानी और भाजपा को उन्हें लाना पड़ा। दूसरे, येदियुरप्पा के बीच में और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बोम्मई साहब, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नापसंद करते हैं और भाजपा का आला कमान बड़ा प्रभावी और शक्तिशाली आला कमान है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का, लेकिन वो भी इस झगड़े को पाट नहीं पाए हैं। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को नीति ये बनानी पड़ रही है कि वो हर जगह मंच पे बोम्मई को भी रखते हैं, वैसे भी वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और येदियुरप्पा को भी रखते हैं।
तो भाजपा का जो भीतरी कलह है वो कलह खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है और मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से, हालांकि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, भाजपा की जो स्थिति है वो उसकी तुलना में कर्नाटक से करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में क्या था, भाजपा के धूमल परिवार में और जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनके बीच में अच्छी तरह 36 का आंकड़ा था और आलाकमान की काफी कोशिशों के बावजूद वो उस आंकड़े को उस विरोध को खत्म नहीं कर पाए और भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। मुझे याद है कि सी वोटर के जो आंकड़े बताते थे, शायद शुरुआत में ही 47% और 50% के करीब उस वक्त भी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मोदी जी की तमाम कोशिशों के बावजूद और काफी जबरदस्त दौरे किए, यहाँ तक कि खुद उन्होंने फोन उठा के बागियों से कहा कि आप अपना पर्चा वापस ले लें, और खुद प्रधानमंत्री ने फोन पे बागियों से कहा। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश को उसके मानस में नहीं था उस वक्त, लेकिन क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो चुनावी राजनीति की उपेक्षा कर रही थी, उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को जिता दिया। तो कर्नाटक में आज की तारीख में, जो खालिद भाई ने बार बार अपने वक्तव्य में कहा, आज की तारीख इस विश्लेषण में आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में भाजपा अपनी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रही है और सी वोटर के सर्वे में ये भी बात आई है कि जब लोगों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में किसको लोग पसंद करते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि वो सिद्धरमैया को पसंद करते हैं। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर भी सिद्धरमैया के पास ज्यादा अच्छा समर्थन है कर्नाटक की जनता का। तो ये ऐसी स्थिति कांग्रेस को भाजपा से आगे दिखाती है। ओके, ये आगे दिखाती है। अच्छा, एक चीज और, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है वहां पे? फिर मैं खालिद जी के पास हूं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या कर्नाटक में? सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक में चल रहा है भ्रष्टाचार का। ओके, सारे देश में ही चल रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन कर्नाटक में वो सरकार के खिलाफ मुद्दा है और सरकार उसके लिए जवाबदेह है। और जब भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं बीच में आ जाता है, उसके बाद लोग, मतदाता क्या करते हैं कि मतदाता अपनी रोजमर्रा की समस्याएं जो है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और रोजमर्रा की जिंदगी की दिक्कतें हैं, उसको उससे जोड़ने लगते हैं, फिर वो उसको मिला लेते हैं और सरकार के विरोध में खिलाफ सोचने लगते हैं। तो भाजपा के सामने ये खतरा है वहां पर। ओके, ये बड़ा इशू है। खालिद, आपने जब मन टटोला लोगों का या टटोलते रहते हैं रोज डेली बेसिस पे, तो जैसे अभी ग्रोवर साहब कहते हैं भ्रष्टाचार तो क्रॉस हो जाता है, मतलब दोनों साइड में है उसमें। फिर जाति वाला आता है, सारे इलाकों में वही चल रहा है, चाहे ओल्ड मैसूर देखिए या महाराष्ट्र वाला इलाका देखिए या आप बेंगलोर अर्बन चला जाइए, सब जगह लगभग वही स्थिति बनी। लेकिन आपने चूंकि देखा ट्रैकर में, टॉप ऑफ द माइंड में लोगों के क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार के इशू को अगर आप देखेंगे रीजन टू रीजन, अगर आप उसे देखेंगे इंडिविजुअलिटी में, अगर आप देखेंगे उस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में यही इशू था। जब हम, जैसे अभी उन्होंने अभय दुबे जी साहब ने कहा, उन्होंने एकदम सही कंपैरिजन किया है हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका का। हमारे ट्रैकर में भी वहाँ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा था। कर्नाटक में भी यही आ रहा है। देखिए, होता क्या है कि लगता है कि हमें शायद भ्रष्टाचार पर इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे अभय दुबे जी ने कहा कि जब परसेप्शन ये बनने लगे, और परसेप्शन ये बन रहा है, जैसे कि अपोजिशन लगातार जो है हमलावर है सरकार के मौजूदा हुकूमत को के ऊपर लेकर के कि ये 40% की सरकार है, 40% कमीशन का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। और आप मीडिया, सोशल मीडिया पे भी देखेंगे लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के कर्नाटक की सरकार पे अटैक हो रहा है। और फिर गाहे बगाहे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जा रहे हैं कि किसी सिटिंग एमएलए के घर से इतना पैसा निकल आ रहा है, फिर उनको जमानत नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन करती रहती हैं, फिर उससे जोड़ करके लोग जो है अपनी निजी ज़िंदगी की जो दूसरी परेशानियां होती हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, ख़ासतौर से महंगाई का मुद्दा है, वो उनको ये लगने लगता है यार हुकूमत में जितने लोग बैठे हैं ये लोग जो है इसमें ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमें हमारी ज़िंदगी की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट फिर स्ट्रांग होता जाता है। तो और यही हमने देखा था कि इसी तरह की सिचुएशन जो है हिमाचल प्रदेश में थी। हिमाचल प्रदेश में एक और चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि अमूमन ज़्यादातर जगहों पे जो सूबों में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे जो नैरेटिव चलता है डबल इंजन की सरकार का चलता है। और अगर आप देखेंगे तो अलावा यूपी के ज़्यादातर सूबों में जो हुकूमत है उनके डबल इंजन की सरकार को
जो चुनाव के वक्त पे जो खींचने की कोशिश करता है वो प्राइम मिनिस्टर का इंजन ही खींचने की कोशिश करता है। कई जगह होता है कि वो खींच ले जाते हैं और कई जगह होता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में वो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी जो है वो नहीं खींच पाते हैं। जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में, जैसा उबैद दुबे जी ने पॉइंट आउट भी किया, मेरा एक रीजन है ये कहने का कि आज की तारीख में जो नैरेटिव या जो अपोजिशन ने जो इश्यूज बनाए हैं वो लोकल इश्यूज पे उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की जो है वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इलेक्शनरिंग में एंट्री अभी नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो है तो मतलब वो जो नैरेटिव एस्टेब्लिश करेंगे या करना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि गेम ओपन है अभी? जी गेम ओपन। हाँ, वो मैं ये कह रहा हूं कि वो जब वो आएंगे वहां के इलेक्शनरिंग के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे वो जो नैरेटिव एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, कांग्रेस उसको कैसे काउंटर कर पाएगी या हैंडल कर पाएगी, इस पे जो है हमें नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कांग्रेस कई बार जो ऐसे कर देती है कि जिसे कहते हैं स्नैचिंग द डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, आप जो है जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में थोड़ा देखना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, ये मेरे को दिलचस्पी जानने में। पाठक जी और ग्रोवर जी, ग्रोवर जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। आप बेंगलुरु में रहते हैं, वो स्टार्टअप कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, बड़ा संपन्न समृद्ध राज्य है, वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जिस सीएमआई का हवाला देकर के विपक्ष हमला करता है, उसी सीएमआई का डेटा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेटेस्ट डेटा बता रहा है। और अगर 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो महंगाई फिर कैसे इंपैक्ट कर रही है लोगों को? तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये विरोधाभास क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। एक और सवाल जोड़ देता हूँ यहाँ पे। एक विद्वान है संदीप शास्त्री जी, CSDS के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उसको क्वेश्चन के तौर पे लाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स डिफेक्टर्स तय करते हैं। कम से कम 42 विधायक ऐसे हैं वहाँ पे जो 2 से ज़्यादा पार्टियों से चुनाव जीत चुके हैं, बदल बदल के जीतते रहते हैं। तो परिणाम के बाद या परिणाम से पहले टिकट मिलने समय क्या होगा पता नहीं कहना। तो ये अच्छा, ये खेल कई बार हो चुका है वहाँ पे कर्नाटक में। तो मुझे ये समझाइए इसमें। और एक डेटा देता हूँ आपको। 151 सीटें जिसके अंदर बीजेपी जीतती है, 71 सीटों में तो कभी जीती ही नहीं है वो। वैसे ही सभी दलों के लिए अलग अलग है। तो अब मेरे को समझाइए, ये जो गणित थोड़ा और डीप में हम लोग गए ना, इसको समझाइए आप मेरे को। पहले तो बेरोजगारी वाला बताइए, बेरोजगारी कैसे वहाँ पे? नंबर तो बता रहे कि बहुत है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, ओके नीरज, यहाँ पर जो आपने डेटा दिया CSDS का 2.3% नहीं, ये CMI का हाँ, ओके। सो बेसिकली उसमें एक चीज ये है कि अगर देयर आर अबाउट 3.5 लाख IT एम्प्लॉइज इन बैंगलोर, उनमें से 60% आज की डेट में जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल वो है, वो बेसिकली ऑन रिकॉर्ड्स नहीं आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, दे आर आइदर ऑन द बेंच या फिर नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए इंतजार करते हैं। तो जो 2.3% आपको डेटा वैसे दिख रहा है, इट इज एक्चुअली 7 to 8%। और रही बात जॉब कट्स की, आपको पता होगा अमेजोन ने अभी 10,000 जॉब्स कट किए और 9,000 जॉब्स शायद अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होने वाला है कि जॉब कट्स होंगे। तो इस तरह के जो इश्यूज अभी आ रहे हैं कि देयर इज नो सर्टेनिटी एज फार एज इवन डेटा इज कंसर्न। और आप क्योंकि फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े IT कंपनी से, इन्फोसिस हो गई या विप्रो हो गई, जो सब कॉन्ट्रैक्ट आगे देती हैं, उनको भी अपने क्लाइंट से कुछ ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक यूरोप और USA से नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के वो कोई आश्वासन दे सके। तो ये एक इंस्टेबिलिटी जो अभी है वो बैंगलोर सिटी में खास करके साफ तौर से दिख रही है कि क्या एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा। तो ये तो रहा इस तरह का जो इशू जहाँ पे लोगों की चिंता बहुत ज्यादा है। रही बात जो आपने बोला कि 150 सीटें ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जीती है और 71 सीट्स उन्होंने नहीं जीती है, तो उसके लिए जो एक सोशल इंजीनियरिंग वर्कआउट की जा रही है, शायद वो एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है बीजेपी के लिए कि जो अगर कर्नाटक में क्लिक हो गया तो वो शायद अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा। जो OBC आउटरीच है, जो दलित आउटरीच जिस तरह से बढ़ाई गई है, क्योंकि भले ही बीजेपी लिंगायत डिपेंडेंट पार्टी है, क्योंकि 68 से 70 सीट्स उनको उम्मीद है कि वह लिंगायत लीडरशिप से ही लेकर आएगी। लेकिन एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह ने अभी दक्षिण कर्नाटक खास करके वोकलिगा बेल्ट पे जिस तरह से वहां पर रुक के रिवाइव करने की कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉर्मूला वहां पर जो अप्लाई किया कि वोकलिगास की जो इनकम है, बेसिकली जो कैटल
से होती है, जो डेयरी कोऑपरेटिव से होती है, उसको जिस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश किया है एज अ कोऑपरेटिव मिनिस्टर, दैट इज अ डीप अप्रोच, जो कि वोकलिगा, जो कि कभी बीजेपी वोटर्स नहीं रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का। और वहीं जिस तरह से रिजर्वेशंस में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है ओबीसी का आउटरीच में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री खुद एक बंजारा कन्वेंशन में यादगीर के पास गए थे 3 हफ्ते पहले। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जो 71 सीट्स में बीजेपी कभी नहीं जीती है, उसमें से अगर वह 15 या 20 भी जीत सकती होगी, तो उनके लिए शायद वो 2023 के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, 2024 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वे और सीटें दक्षिण से निकाल पाएंगी। और बाकी आपने कहा कि इंडिविजुअल्स जो कि कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो ब्रांडिंग या ब्रांड नेम है वह बहुत बड़ा है। और इस तरह में झारकी ओली फैमिली है, जिसमें एक भाई कांग्रेस में है, एक भाई बीजेपी में है, एक जेडीएस में होता है, तो कब बदल जाते हैं, ये शायद जो शरद पवार वाला फॉर्मूला रहा है ग्रोवर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये 40 के करीब हैं जो मल्टी पार्टी से चुनाव जीतते रहे, इसके अलावा बीजेपी, जेडीएस या कांग्रेस के अधिकांश विधायक इधर उधर टहल के आ चुके हैं। ये मतलब एक विशेष चीज हुआ था। हाँ। जो ऑपरेशन कमल बोला जाता है, जिसमें विधायक खरीदना, बेचना और पूरी हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका जन्म कर्नाटक में यहीं से ऑपरेशन लोटस का नाम पड़ा था 2006 में। तो ये चीज यहाँ पर बहुत कॉमन है। मतलब तो मैं इसको डिस्काउंटिंग चाहता था कि क्या ये कोई प्ले है या नहीं है, ये एकदम नेगलेक्ट कर देना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। में आज अगर 10 विधायक कम से कम ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर जाना पड़े तो हम रिजाइन करके बीजेपी, क्योंकि उनको इतना यकीन है कि वे अपने एक आइडेंटिटी पे चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे तो ये पर्सनालिटीज कौन है, ये शुगर बिल बैरन्स है, जो कि पूरे कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, और हर जो उनका गन्ना सप्लायर किसान होता है या कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर होता है, वो सब उसका एक पक्का वोट बैंक है, जहाँ 40-50 हजार वोट्स उनके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी उस विधायक के साथ जुड़ी है, और कोई भी उसको जिस भी पार्टी से खड़ा होगा जरूर जिता देगी। पाठक सर, 2-3 चीजें आप लोगों की चर्चा से मुझे समझ में आई है, इसका एनालिसिस आप समझे चाहिए। एक तो आप लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है मौजूदा सरकार के खिलाफ। दूसरा है कि जो सिटिंग एमएलएज हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है कि लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं है या वो उनसे नाराज है। तीसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस एक अल्टरनेट लीडरशिप देने में सक्षम है उस राज्य में। 2 बड़े लीडर हैं, आप लोगों ने बताया अभी। तीसरा पॉइंट है कि कास्ट का जो कैलकुलेशन है और रीजन का जो वहाँ पे प्रभाव, ये बड़ा मैटर करे। किसी एक और एनालिसिस को मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये बताया कि 2 चीज़ें वहाँ तय करेंगी चुनाव का। एक जो अलग अलग 6-7 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा कर्नाटक, वो, और दूसरा कास्ट फैक्टर कौन सेटिंग कर ले जाता है बढ़िया। भ्रष्टाचार, फ्रीबीज, देखिए फ्रीबीज के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, इसलिए उसको चर्चा में नहीं ला रहा क्योंकि मुझे हिसाब से वो रिलेवेंट नहीं लग रहा है आज मुझे। तो क्या ये रीजनल और कास्ट इंक्लूडिंग करप्शन, क्या चीज़ आपको लग रही है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा? क्योंकि अभी देखिए ओपन गेम बता दिया लोगों ने कि अभी तो शुरू होगा खेल बाद में, थोड़ा और 4-6 हफ्ते बाकी हैं अभी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी में अक्सर जो मुझे समझ में तक चुनाव जितने मैंने कवर किए, कि जो नागरिक है उसको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कई सुविधाएं जो बेसिक मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, अगर ये परसेप्शन घर कर जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग होता है। बाकी जातिगत जो समीकरण है वो इंडिया में ज्यादातर राज्यों में बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। ये फैक्ट है कि इस बार बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि दलितों में कर्नाटका में उनकी पैठ बढ़े, जैसे वोकालिगा जो कम्युनिटी है वो भी पहली बार उनके साथ आए, वो कर रही है। बीजेपी पूरे भारत में भी ऐसा करते आ रही है पिछले 1-2 साल में कि वो एक्सपैंड कर रही है। लेकिन कर्नाटका में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसलिए भी कर रही है कि जो बहुत इजी इक्वेशन थी कि येदियुरप्पा नेता है, लिंगायत वोटर है, उस पर अब उनको 100% कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। बाकी जहां तक करप्शन की बात हो, भाई ने बोला, अजय दुबे जी ने बोला, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वेज में अक्सर करप्शन बहुत ऊपर आता है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब किसी को जनता वोट आउट करना चाहती है तो करप्शन अक्सर उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर आता है, और अगर जनता नहीं वोट आउट करना चाहती तो आप 10 बार भी करप्शन बोलेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट सेल नहीं करता।
तो मैं थोड़ा करप्शन वाले इशू पे थोड़ा सा पिछले कई साल से मैं बहुत ज्यादा बड़ा स्टैंड नहीं लेता कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि ये करप्शन का मुद्दा हमारी पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में बार बार उठा के, जैसे पूरा अन्ना हजारे आंदोलन जो था वो क्या था कि जी इतना भ्रष्टाचार है, सब चोर हैं और लोकपाल होना चाहिए। आज आपने देखा भारत में कोई लोकपाल की बात करता है, दिल्ली में कोई बात करता है। तो अक्सर करप्शन क्या होता है कि जब मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता या देना चाहता हूं तो मुझे अपने को कन्विंस करने के लिए भी एक रैशनल चाहिए कि मैं इनको वोट क्यों नहीं देना चाहता। तो ऐसे में करप्शन इंडिया की ज्यादातर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर आरोप हैं, तो वो आरोप ज्यादा स्टिक करता है जिस पार्टी को मैं पसंद नहीं करता। जिस पार्टी को मैं पसंद करता हूं उसमें वो आरोप या तो स्टिक नहीं करेगा, या तो मैं ज्यादा एविडेंस मांगूंगा, या मैं बोलूंगा यार भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं आपका काम नहीं हो पाता, ये जो तमाम चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। और एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियसली बीजेपी के अगेंस्ट इस बार होगी। कर्नाटका में अक्सर ऐसा होता है। और सबसे बड़ा मेरा पॉइंट वही है कि कांग्रेस के पास यहाँ लोकल लीडर है। राहुल गांधी यहाँ से कितने दिन निकले कितने दिन नहीं निकले मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि यहाँ पे कांग्रेस के पॉपुलर लीडर हैं, बहुत कम राज्यों में बच गए हैं, और भाजपा के जो यहाँ के पॉपुलर लीडर थे कई साल से वो अब अपने पॉलिटिकल प्राइम के बियॉन्ड जा चुके हैं। लेकिन येदियुरप्पा का क्लियर रिप्लेसमेंट एज ए लीडर बीजेपी अभी तक नहीं ला पाई है। तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा, ये जो कॉम्बिनेशन है भाजपा को एट द मोमेंट थोड़ा वीकन करता है। इंटरेस्टिंग ये बात। अच्छा, जैसे बहुत सारे नैरेटिव्स बनते हैं कि 2014-12 के आसपास देशव्यापी एक भ्रष्टाचार का माहौल बना था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि वो ग्राउंड पे ना, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाए तो उनके ऊपर भी तो उतने सीरियस चार्जेस हैं करप्शन के, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि करप्शन की वजह से वो हार गए। मुझे लगता है कि ये ट्रैकर चलते हैं। खालिद भाई, ट्रैकर में क्या दिख रहा है भाई? लोगों को क्या हाथ में जो आया मेरे वो काम का है या नैरेटिव काम का है? किस पर सोच रहे हैं आप? थोड़ा और मन पढ़ के बताइए ना, जो ट्रैकर बता रहा हूँ आपका। देखिए जैसे अभी विकास जी जो बात करते हैं उस पर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि जो हमारे ट्रैकर में भी निकल के आया कि लोगों में सेंटिमेंट इस हुकूमत के खिलाफ है, और सेंटिमेंट जब एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो बनता है वो कई सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जब हम पूछते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा लोग वहाँ कहते हैं उनके लिए बेरोजगारी का है, महंगाई का है, फिर तीसरे नंबर पे करप्शन आ जाता है। तीसरे नंबर पे करप्शन जब आता है तो उसमें फिर जो चल भी रहा होता है जो मीडिया में और जो नैरेटिव जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनाती हैं। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ की सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 57% लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार से नाराज़ हैं और उसे बदलना चाहते हैं। तो करप्शन, हमारा सर्वे या ट्रैकर या हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि करप्शन ही सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिस पे यहाँ की बीजेपी सरकार के डिसलॉज होने के चांसेस हैं, या कांग्रेस उस पे बहुत क्लीन इमेज होने की वजह से वो आ रही। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। कांग्रेस चूंकि कि वहाँ पे डिफॉल्ट अपोजिशन है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग सिर्फ ऊपर की लीडरशिप के मामले में नहीं, पार्टी का वहाँ पे ग्रास रूट लेवल तक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत है, और पार्टी का कैडर वहाँ पे जो है नीचे तक का है जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो इस वजह से अगर आप डिसलॉज करेंगे नाराज़ होकर के सरकार को, तो जो पार्टी डिफॉल्ट अपोजिशन है, और वहाँ पे डिफॉल्ट अपोजिशन के स्ट्रांग होने की ही एक वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे कोई जगह बना नहीं पा रही है बनिस्बत, जैसे कि हम गुजरात में हमने देखा था, गुजरात में जो है वहाँ पे लीडरलेस पार्टी वहाँ पे हो गई थी, क्योंकि सेंटर का कोई लीडर वहाँ पे कैंपेन करने गया नहीं था कांग्रेस का, और लोकल लीडरशिप में भी कोई बड़ा फेस था नहीं, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी एक जगह अपनी ठीक ठाक सी बनाने में कामयाब रही। और अगर हम यहाँ पे देखें कर्नाटक में, तो ये पार्टी कांग्रेस के स्ट्रांग होने की वजह ही है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कोई जगह बना नहीं पा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, कांग्रेस की तरफ झुकाव होने की वजह, जो पार्टी का स्ट्रांग होना ऊपर से लेकर नीचे तक, और लोगों में नाराज़गी चीफ मिनिस्टर लेवल से लेकर के लोकल एमएलएस तक है कि भाई हमारे काम जो है, जो हमें उम्मीदें थी, जो हमसे वादे किए गए थे वो तो हुए नहीं, बल्कि कि जो हमें सुनने में, जो देखने में आ रहा है
वो ये आ रहा है कि आप जो है पैसा ले रहे हैं, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी हो रही है, लोगों के घर करोड़ों करोड़ों कैश निकल रहा है। तो होता क्या है कि जब नाराजगी होती है तो उसमें ये एड ऑन फैक्टर करता है, जो बहुत तेजी से सेंटीमेंट फिर आप जो हुकूमत में होते हैं उनके खिलाफ बनाता है। जी जी। तो चलो सर, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ रूल आउट हो गया कि आम आदमी पार्टी वहाँ कोई प्लेयर भी, वैसे भी जहाँ पे मल्टी कॉर्नर फाइट होती वहाँ पे उसका प्रदर्शन वैसे भी बहुत कम हो जाता है। जहाँ पे 1-on-1 होता वहीं पे वो अपने डेंट करके किसी एक का वोट शेयर खाते हैं। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है सर, ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा इसमें माई 2 सेंट्स है, ये क्वेश्चन है मेरा व्यू के तौर पर मैं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी ये कोई इशू नहीं होते चुनाव के। चुनाव किसी दूसरे इशू पे लड़ जाते हैं, और वो जाति हो सकती है, वो हमारा क्षेत्र हो सकता है, वो हमारा लोकल एमएलए हो सकता है, या हमको क्या पैसा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्योंकि इससे पहले कि आप तमाम चुनाव देखिए ना, अभी रिसेंटली 2-4-6 सालों में जो हुए हों, उसमें कहीं कोई मुद्दा ये चला क्या? मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ कि 2% की महंगाई दर है वहाँ पर, बेरोजगारी दर है वहाँ पे 1 ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। तो ये मुद्दा कैसे बन सकता है वहाँ पे, अगर CMI का डेटा कह रहा तो, या अगर है भी तो वो कैसे लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है? इससे पहले भी बेरोजगारी तो रही होगी वहाँ पे। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी कि क्या मोदी जी के कैंपेन शुरू करने के बाद कुछ बदलाव होगा क्या? छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा, ऑर्डर छोटा हो। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है, और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिज़नेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो स्वागत है एक बार फिर से आपको। आज हम बातचीत कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है, ये है मूल प्रश्न, जिसको हम लोग अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अबे सर, ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये सब कोई मुद्दे होते हैं। चुनाव तो किसी और मुद्दे पे लड़ जाते हैं, लगता है आपको भी? देखिए, ये मुद्दे होते भी हैं और नहीं भी होते। हाँ। ये तो कौन से क्षण में, राजनीति का क्षण कौन सा है, किस लम्हे में राजनीति हो रही है, उससे तय होता है कि ये मुद्दे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये हो सकता है कि बहुत लोग बनाने की कोशिश करें लेकिन ना बने, और ये भी हो सकता है कि लोग बनने से रोकें, उसके बावजूद ये मुद्दे बन जाएं। तो इस पर निर्भर करता है। आमतौर पर जब कोई पार्टी सरकार में होती है तो जनता भले ही हमारी आपकी तरीके से लेक्चरबाजी न कर पाती हो, लेकिन मोटे तौर पर वोटरों के दिमाग में एक बात बन जाती है कि ये सरकार कैसी है। उसके बाद जैसा कि अभी पाठक जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, उनको फिर उसको सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए एक तर्क चाहिए होता है, और वो तर्क किसी भी तरीके से विपक्ष मुहैया करा सकता है, या कोई घटना मुहैया करा सकती है तर्क, या सरकारी पार्टी के कोई बहुत बड़ी गलती वो तर्क मुहैया करा सकती है। तो अगर कर्नाटक के वोटर सरकार को वोट नहीं डालना चाहते हैं और वो उसके लिए एक दलील ढूंढ रहे हैं कि सरकार को हम क्यों वोट न दें, तब फिर उन्हें कोई ना कोई तर्क, ये महंगाई में मिल जाएगा, बेरोजगारी में मिल जाएगा, भ्रष्टाचार में मिल जाएगा, या सरकार के किसी नेता की नालायकी में मिल जाएगा, या किसी और चीज में मिल जाएगा उसे तर्क। अगर ये एंटी इनकम्बेंसी जो सी वोटर में दिखाई पड़ रही है, और हम सब लोग भी उसको मान रहे हैं, अगर ये सही असली एंटी इनकम्बेंसी है,
तो 57% एंटी इनकम्बेंसी फिर कम नहीं होती है। नहीं असली होगी सर ये तो, अब ट्रैकर में तो मैं तो असली मानता हूँ। हाँ नहीं ठीक, मैं नकली नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि भाई लोगों से पूछ के पता लगाया गया है ना, ये लोगों से पूछ के पता लगाया गया है। तो इसमें मैं ही कह रहा हूँ कि 57% अगर आंकड़ा आ रहा है तो ये इस आंकड़े को कम करने में बीजेपी को पसीना छोड़ देना पड़ेगा। और जिस चीज को सोशल इंजीनियरिंग कही जा रही है वो तब कामयाब होती है जबकि जमीन थोड़ी आपके फेवर में हो। जब जमीन आपके खिलाफ हो तो सोशल इंजीनियरिंग नरेंद्र मोदी कुछ नहीं चलता है। हम कई चुनाव में देख चुके हैं। 2015 में बिहार में हमने देखा था, अभी हिमाचल प्रदेश में देखा है। मोदी जी कितना भी भाषण दें और अमित शाह कितना भी प्रबंधन करें, कुछ नहीं चलेगा। अगर वास्तव में जमीन उनके खिलाफ है, वो पुल को दांव पे लगा दें और कह दें मैं यहाँ जान दे दूंगा अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, तो मोदी यहीं अपने आप को कुर्बान कर देगा कर्नाटक की धरती पे, फिर भी लोग वोट नहीं देंगे। अब सी वोटर में ये भी तो आ रहा है कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई लोकसभा में आप किसको वोट देंगे, तो लोकसभा में अच्छा आंकड़ा आ रहा है भाजपा के पक्ष में। करीब 55-56% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करेंगे। वही लोग कह रहे हैं कि राज्य में हम भाजपा की सरकार गिराना चाहते हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जिसको मैं कह रहा हूं, ये इस तर्क के आधार पर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी काफी तर्कपूर्ण एंटी इनकम्बेंसी लग रही है और इसको कम करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक छोटी सी बात और जी, कर्नाटक में 10% के करीब मुसलमान वोटर है और ये वोटर कांग्रेस में और जेडीएस के बीच में बढ़ता रहा है। क्या इस सवाल ये है क्या इस बार भी उसी तरीके से बढ़ेगा, या भारत जोड़ो यात्रा में मानता हूं अगर किसी भी एक वोटर समुदाय को राहुल गांधी ने संबोधित किया है तो वो मुसलमान वोटर को संबोधित किया है। और किसी भी वोटर समुदाय, हाँ, ये वाला जवाब मेरे ख्याल में पाठक जी ने इसको एड्रेस किया है कि वो पोलराइजेशन की संभावना बहुत तगड़ी है कि वो उधर चला जाएगा। और नहीं, पाठक जी ने नहीं कहा, आपने गलत रीड किया, मैंने रीड किया। पाठक जी ने कहा कि ऐसी पोलराइजेशन की संभावना नहीं है। नहीं पाठक जी आपने कहा नहीं, पाठक जी खुद बताएंगे। हाँ, पाठक जी नहीं क्या पोलराइजेशन की संभावना कमजोर है, मैं ये कह रहा हूँ। पाठक जी ने ये कहा, समझा, मैं गलत हो सकता हूँ, जो मैंने सब्जेक्ट कर लूं तो वो जो 10% मुसलमान वोटर है, मैं राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत का पैगाम वगैरह बातें कही हैं, इससे कुछ मुसलमान वोटरों में कांग्रेस के प्रति आमतौर पे सारे देश में हमदर्दी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में और दूसरी कई जगहों पे भी। उसका असर कुछ कर्नाटक में भी दिखेगा, वो भी कांग्रेस के फेवर में बात जाती है। ये मैं कह रहा हूं। जी पाठक जी, आपने क्या कहा था? यही तो शायद आप कह रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो वोट हिजाब की कंट्रोवर्सी के बाद अगर मुस्लिम समुदाय ने डिसाइड किया कि भाजपा को हराना बहुत जरूरी है, तो जब वो कांग्रेस और जेडीएस को देखेंगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस पहली चॉइस है। तो वो वोट अगर ज्यादा कांग्रेस की तरफ निकल गया तो बीजेपी को नुकसान है, मेरा वही मतलब। करेक्ट, यही तभी तो मैंने सवाल पूछा था कि एंटी पोलराइजेशन भी होगा क्या, अगर वो उधर निकल गए तो इधर क्या होगा। इसमें कुछ ग्रोवर साहब जोड़ना चाहते हैं। ग्रोवर साहब बोलिए। नीरज, जहां तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स जो एंटी पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, साफ तौर से बटा हुआ है जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो सबका साथ सबका विकास का एक आश्वासन जो दिया गया था वो 4% रिजर्वेशन छीनने के बाद शायद चला गया है। मेरी कुछ जब मुस्लिम नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए इसका वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके की एजुकेशन पर, क्योंकि जो 4% एजुकेशन में रिजर्वेशन था उसको हम मानते थे कि वह सबका साथ सबका विकास ला सकता था, लेकिन उसको छीनने के बाद अब जो अगले सेशन से होगा, शायद और बच्चों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के लिए पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। और जॉब्स को लेकर कहते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अगर देखा जाए तो उतनी है ही नहीं कि कोई रिजर्वेशन में ज्यादा फर्क उसका पड़ेगा। लेकिन जेडीएस की जो रणनीति रही है पिछले 6 महीनों में, उनमें सीएम इब्राहिम को कांग्रेस से तोड़ के अपना अध्यक्ष बनाया और मुस्लिम लीडर्स को वो कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट उनके पास बरकरार रहे। तो जिस तरह का स्प्लिट अभी मुस्लिम वोट का अगर होगा तो शायद उसका डेंट बीजेपी पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर मुस्लिम वोट 5% 6% उसमें बटा रहा तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है कि बीएसपी भी उसी वोट के लिए लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी उसी वोट के लिए लड़ती है, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है, तो शायद वैसी ही कुछ परिस्थिति यहाँ पर भी निकल के आएगी। लेकिन जो एक चीज मैं अभय जी की बात के साथ और आपकी बात के साथ कहना चाहता हूँ कि क्या नाराजगी जो होती है वो किस मुद्दों पर होती है। मेरे ख्याल से खास करके बैंगलोर सिटी का जो वोटर है वे काफी वोकल है
मैं इसलिए ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में 0.9% वोट्स बैंगलोर सिटी के जो हैं वे नोटा को गए थे। शायद ये पूरे देश में सबसे ज्यादा होगा कि लगभग 1% के करीब वोट जो है नोटा में में वह नोटा को गया था। और इस समय जो वोटर की नाराजगी है, मेरे को लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 2% के करीब ये जा सकता है। और ये शायद एक अपना गुस्सा या अपना आक्रोश दिखाने का लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म बना लिया है कि वे जाते तो जरूर है मत डालने के लिए, लेकिन नोटा का बटन प्रेस करके आते हैं। तो ये शायद कई राजनीतिक दल इसको गंभीरता से भी लेना चाह रहे हैं कि इस तरह के मतदाताओं को आइडेंटिफाई किया जाए, खास करके उन बूथ्स को, ताकि पता लग सके कि क्या नाराजगी है स्थानीय लेवल पर, जिसको लेके बहुत कांग्रेस और बीजेपी ने कमिटीज तक बनाई है कि उन पर्टिकुलर बूथ्स में क्या इशू थे जिनको एड्रेस करना चाहिए। पाठक जी, मुझे ये बताइए कि क्या ब्रांड मोदी या मोदी जी के उतरने के बाद, अभी जैसे आप लोग कह भी रहे हैं कि जब बम्पर प्रचार शुरू होगा, इलाके इलाके में ज़बरदस्त घमासान रैलियां चलेंगी, वो कोई असर डालेगा? क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि बीजेपी को अंत में मोदी जी को उतारना पड़ता है, उन्हीं के चेहरे पर सारे चुनाव लड़ते हैं फिर भी लोग, उसका कोई असर होगा? देखिए, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। कारण ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पॉपुलैरिटी फुल्ली जो दिखाई देती है आपको लोकसभा में दिखाई देती है। और इंडियन वोटर ने अलग अलग राज्यों में अक्सर एक ऐसा मूड बना लिया है कि विधानसभा को वो समझते हैं कि भाई ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का चुनाव है, लोकली क्या हो रहा है, और अक्सर वो मानते हैं लोकसभा अब ऐसा हो गया कि देश के लिए चुनाव है, जिसमें वो मोदी जी को सबसे आगे रख रहे हैं और मोदी जी के किसी कॉम्पिटिटर को आसपास भी नहीं रख रहे। अगर आप 2014 ऑनवर्ड्स ट्रेंड्स देखेंगे तो ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस प्रेजेंट है, कई सारे उत्तर भारत में ऐसे राज्य हैं, मध्य भारत में ऐसे राज्य हैं, मैंने खुद देखा है कि विधानसभा में जो कांग्रेस को वोट मिलता है और बीजेपी को वोट मिलता है, जैसे ही वो राज्य लोकसभा पे जाता है तो करीब 13 से 14 परसेंटेज पॉइंट का जंप बीजेपी पा जाती है। वो मोदी वोट है। वो मोदी वोट नेसेसरी नहीं है कि आपको कर्नाटक का इलेक्शन में दिखाई दे। अब मोदी जी जो है दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री होने के कारण दिल्ली में वो पूरी बीजेपी की लीडरशिप वहां पे है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा पे कहाँ उसका फर्क पड़ता है। लेकिन लोकसभा होते ही बीजेपी साथ के साथ सीट जाती है। तो इससे मोदी जी का इम्पैक्ट जो है विधानसभा पे पड़े ना पड़े कहना मुश्किल है। ओके, मैं ग्रोवर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रैकर पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या अख्तर भाई? बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड वाला। विकास जी ने अभी कहा कि क्या ग्रोवर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी इस चीज को समझती है और कल से ही उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है। जो बेनिफिशियरीज हैं जो सेंटर की स्कीम्स के, उनके साथ सेल्फी खींचने का नेताओं ने एक जो कैंपेन स्टार्ट किया है, तो वो शायद मोदी की जो रीच है उसको वापस दोहराना चाहते हैं। जो एक लाभार्थी की कैटेगरी बनाई है, शायद उसको हाईलाइट करने के लिए ये रणनीति तय की जाए। जी जी जी, ग्रोवर साहब अभी रुकिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना, मुझे ये अख्तर जी से पूछना, ट्रैकर में कुछ है ऐसा, या सिर्फ वो जैसे लोकसभा विधानसभा वाला अलग अलग दिखता है कि मोदी जी लोकसभा लड़ेंगे तो उनको जिता देंगे, अभी तो इनसे निपटना है मेरे को? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो विकास पाठक जी ने जो बात कही वो सही है कि जब लोकसभा के इलेक्शन की बात आती है तो यहीं पे जो है प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को जो है कम से कम 10 से 15% का एज रहता है। यहाँ पे बीजेपी उन पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट की, जो मुंबई साहब की सरकार का वो इंजन आप खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल में वो नहीं खींच पाए तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मुश्किल लगता है कि यहाँ पे वो उस हद तक खींच सकें। हाँ, लोकसभा में लोग उनको वोट देने की बात कर रहे हैं, विधानसभा में काम नहीं करेगा ये। ग्रोवर सर, एक बहुत सीधा सवाल, विधानसभा में बहुत सीधा सवाल आपसे है मेरा, क्या किन्हीं दो पार्टियों के बीच में अंदर खाने की टैसिट है क्या, कि अभी थोड़ा सा गुपचुप करते हैं बाद में निपट लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? मुझे कई लोगों ने कहा कि ये, मैंने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ। देखिए, एच डी कुमारस्वामी का एक बयान आया था पिछले हफ्ते, जिन्होंने साफ तौर से कहा था कि मेरे को दोनों तरफ से फीलर्स आ रहे हैं। अच्छा। और कर्नाटक के इतिहास में यह है कि 1985 के बाद में कोई भी सरकार दोबारा चुन के नहीं आई है, और हर बार ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल जिसे कहा जाता है, उसके चलते ही सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम रही है। और एक चुटकी लेते हुए एक बीजेपी के मंत्री ने भी यही कहा था, नंबर जो भी आए सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो दैट सम्स इट ऑल कि मतलब किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
दुबे जी, आपको भी लगता है कि कुछ अंदर खाने में भी होता क्या? जैसे जैसे मतलब इसमें इसको मैं सीरियस नोट पे क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूँ। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आप अपना एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं या उनके खिलाफ कमज़ोर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अंदर खाने में तय हो जाता है कि अच्छा आप वाला मजबूत है, चलो इसी को जीतने दो, बाद में देखेंगे हम लोग सरकार बनाते समय। कुछ ऐसा आपकी आशंका संभावना है क्या? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दो पार्टी हो सकती है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हाँ। मैं तो खुद जो सारी जिंदगी भारतीय राजनीति को देखने समझने की कोशिश की है, उसमें ये सारे हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। हाँ। और इन हथकंडों को सब लोग समझ भी नहीं पाते हैं। बड़े बड़े होशियार लोग जिनकी बहुत गहरी निगाह है, वो भी नहीं इसको समझ पाते हैं। तो ये तो सब चलेगा, और कर्नाटक में खास तौर से ये चीजें ज्यादा होंगी। मेरा मानना है कर्नाटक, जैसे आपने पहले ही कहा था, कर्नाटक में ज्यादा होंगी। और दूसरे, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में चुनाव जो है वो एक बम्बैया फिल्म की तरह है। कोई नहीं कह सकता कौन सी हिट होगी फिल्म, कौन सी फ्लॉप हो जाएगी। तो एन मौके पे कुछ भी हो सकता है। हम इसीलिए मैं कहता हूं सबसे अच्छा तरीका है अपने बचाव का, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो आज की तारीख में कर रहे हैं। कल की तारीख में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विश्लेषण करेंगे। पाठक जी, लास्ट कमेंट आपका, सम अप कर दीजिए इसको, आप एक लेख लिख दीजिए इस पे आज। लेख तो क्या है, सीधी बात है। अगर मैं सम अप करूं उन्हीं चीजों, कर्नाटका बीजेपी लिंगायतों के बल पर पावर में आई और येदियुरप्पा उनके नेता थे। येदियुरप्पा अब उस पोजीशन पे नहीं है जिसमें वो कई साल थे। कांग्रेस की कमजोरी का कारण यह है कि कांग्रेस का हाई कमांड लोगों की नजर से गायब हो गया, लेकिन कांग्रेस फिर भी हाई कमांड को देखती है, इसलिए उनके रीजनल शत्रप धीरे धीरे छोड़ के जाते रहे हैं। कर्नाटका यहाँ अपवाद है, वहां दो नेता हैं, आपस में उनके ईगो इश्यूज हों, लेकिन रीजनल लीडरशिप है। और उसके अलावा बीजेपी पास है, एंटी इनकम्बेंसी का जो भी पड़ेगा वो भाजपा पे ही पड़ेगा। तो आज की परिस्थिति में अभी तक का विषय ये है कि बीजेपी थोड़ा सा वीक विकेट पर कर्नाटक में हो सकती है इन कारणों से। बिल्कुल, चुनाव में चूंकि भारतीय चुनाव बड़े रहस्यमयी होते हैं, तो इसीलिए हमारे सारे पैनलिस्ट बार बार ये कह रहे हैं कि आज तक की परिस्थिति में ये स्थिति है जो कि फैक्चुअल है, ट्रैकर में भी दिख रही। कल क्या होगा पता नहीं। बड़ी अच्छी उपमा या तुलना जो भी दोनों दी अभय जी ने कि बम्बैया फिल्म की तरह, कौन सुपर हिट हो जाएगी पता नहीं। कई बार कोई भी फिल्म हिट हो जाती है, कई बार आपको लगता है कि यही हिट होगी। खैर, हम लोग अभी इस पर बहुत चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे गर्म होगा, नए नए मुद्दे आएंगे, तो उस पर बातचीत होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए सिंधी से आवाज़ के साथ। कैसे करते हैं ट्रेड?